अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कमालुद्दीन फ्रॉम इस्लामिया कॉलेज पेशावर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर है। आज फर्स्ट लेक्चर है एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में। आज के लेक्चर में मैं वाइट बोर्ड भी यूज़ करूँगा और साथ साथ लैपटॉप की स्क्रीन को भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होंगे वहाँ पे उसी चीज़ को यूज़ करेंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री है क्या? एनालिटिकल केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। इसको आइज ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। आइज ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के आंखें। कैसी केमिस्ट्री के आंखें? लेट सपोज, देखो ये मेरे पास मार्कर है, मैं आइज क्लोज करके बता सकता हूँ कि ये मार्कर है। क्लोज आइज से मैं इतने हद तक बता सकता हूँ कि ये क्या है, मार्कर्स है। लेकिन ये नहीं बता सकता कि इसमें रेड वाला कौन सा है, ग्रीन वाला कौन सा है, ब्लैक वाला कौन सा है। आईज ओपन करके ही मैं बता सकता हूं कि रेड, ब्लू और ब्लैक। ठीक, तो ये केमिस्ट्री के आंखें है। ये हमें बताता है कि ये कंपाउंड कौन सा होगा, ये कंपाउंड कौन सा होगा, इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, इसमें कौन सा बॉन्ड होगा। ठीक, तो दीज आर एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द आईज ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की आंखें है, आंखें। सो लेट्स स्टार्ट प्रॉपरली द डेफिनेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री है क्या चीज? एनालिटिकल केमिस्ट्री तीन एनालिसिस से बना है। तीन एनालिसिस के कॉम्बिनेशन से आया है। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटी, क्वालिटी मीन व्हाट, क्या चीज मौजूद है इसमें। ठीक, तो क्वालिटी में क्या क्या आता है? एलिमेंट फाइंड आउट करना किसी कंपाउंड में, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में आता है। एलिमेंट कि ये कंपाउंड किन एलिमेंट से बना है। मिक्सचर में कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना या पेवर कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना कि ये कंपाउंड कौन सा है या इस मिक्सचर में कौन कौन से कंपाउंड है, ये भी एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है। आयंस कौन कौन से मौजूद है, ये भी क्वालिटेटिव एनालिसिस में आता है। आयंस कौन कौन से, फंक्शनल ग्रुप कौन सा मौजूद है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ये भी क्वालिटेटिव एनालिसिस में आता है। कौन सा बॉन्ड मौजूद है, ये भी क्वालिटेटिव एनालिसिस में आता है। ठीक, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या 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 आता है? What elements are there, what ions are there, which compound is present in the mixture, or which compound is this one, or which functional group is present in a compound, and which bond is present in a compound. ये क्वालिटेटिव में आता है। क्वांटिटेटिव में क्या आता है? हाउ मच, कितना है। अब जो फर्स्ट बात हमने क्वालिटेटिव से कर ली थी वो क्या था, कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है। अब वो एलिमेंट कितने कितने अमाउंट में है। तो अगर हमें किसी कंपाउंड में ये पता चले कि कौन कौन से एलिमेंट्स है और फिर उसके बाद ये भी पता चले कि कितने कितने हैं, तो हमें उसके फार्मूले का पता चलेगा, जो कि आज हमारा एक मेन टॉपिक होगा। ठीक, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आता है कि एटम्स की तादाद कितनी है, कितने कितने एटम मौजूद है, या रिलेटिव अमाउंट या एब्सोल्यूट अमाउंट। रिलेटिव नंबर एम्पिरिकल फार्मूला होता है, एब्सोल्यूट नंबर मॉलिक्यूलर फार्मूले में होते हैं। तो एटमों की तादाद कितनी कितनी है, या वेट ऑफ सब्सटेंस कितना है, या परसेंटेज कितना है, या कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक, या वॉल्यूम कितना है, तो ये किस में आता है? ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आता है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में क्या आता है? स्ट्रक्चरल एनालिसिस थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट आता है, एंगल कितना है, लेंथ कितना है बॉन्ड, ठीक, ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आता है। किसी एटम के थ्री डायमेंशनल में कौन कौन से अदर एटम्स या अदर ग्रुप किस वे से अटैच है, किस वे से अरेंज्ड है स्पेस में। तो ये तीन एनालिसिस पे कंसिस्ट करता है। लेकिन ये तीन एनालिसिस एनालिटिकल केमिस्ट्री की फुल डिफिनीशन नहीं है। रिमेंबर, ये डिफिनीशन इनफ नहीं है एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए। एनालिटिकल केमिस्ट में और भी क्वालिटीज होनी चाहिए। कौन कौन से क्वालिटीज है, ठीक, वो दूसरे कॉलम में है, उसकी तरफ आता हो। लेकिन पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री और बाकी केमिस्ट्री के दरमियान जो कंपैरिजन है वो थोड़ा सा सुन ले एक मिनट में। देखो, फंक्शनल ग्रुप वगैरह फाइंड आउट करना या आयंस फाइंड आउट करना, ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों में होता है।
ऑर्गेनिक में हम फंक्शनल ग्रुप फाइंड आउट करते हैं, ठीक, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। इनऑर्गेनिक में हम आयंस फाइंड आउट करते हैं, सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड, नाइट्रेट, ये आयंस हम साल्ट एनालिसिस कहलाता है, तो वो भी तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया या क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। अगर उसके नंबर हम फाइंड आउट करते हैं तो फिर क्वांटिटेटिव हो जाते हैं। अच्छा, तो ये तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों में मौजूद है, मतलब ये इंफॉर्मेशन। तो ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा क्वालिटी है एनालिटिकल केमिस्ट की, या एनालिटिकल केमिस्ट्री की ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो कि बाकी केमिस्ट्री से डिफरेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको सुन ले आप लोग, ठीक है। तो 3 और पॉइंट्स है हमारे पास। देखो, एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्वालिटी, क्वांटिटी और स्ट्रक्चर को तो फाइंड आउट करते हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी और स्ट्रक्चर, लेकिन इसके लिए मेथड यूज करते हैं, उसके लिए मेथड यूज करते हैं ना। अब वो मेथड्स, उन मेथड्स को फर्दर इंप्रूव करना, इंप्रूविंग एस्टेब्लिश मेथड। एक मेथड ऑलरेडी मौजूद है, किस चीज के लिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, क्वांटिटेटिव के लिए या स्ट्रक्चरल के लिए, उस मेथड को फर्दर इंप्रूव करना, इंप्रूविंग एस्टेब्लिश मेथड। एक मेथड ऑलरेडी मौजूद है, उसको फर्दर इंप्रूव करना, ये एनालिटिकल केमिस्ट का काम है, ठीक। existing, extending the existing method, extending existing method। एक मेथड ऑलरेडी मौजूद है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, उस मेथड को इंप्रूव करना ताकि वो और भी अच्छे रिजल्ट दे दे। इंप्रूविंग द एस्टेब्लिश्ड मेथड, मेथड एस्टेब्लिश है, उसको फर्दर इंप्रूव करना, उसको फर्दर इंप्रूव करना। एक्सटेंडिंग एग्जिस्टिंग मेथड, एक मेथड मौजूद है, उसको दूसरे सैंपल पे भी अप्लाई करना, उसका दायरा वसी करना। सेकंड पॉइंट क्या है, एक्सटेंडिंग द एग्जिस्टिंग मेथड, एक मेथड मौजूद है, उसको और सैंपल पे अप्लाई करना, उसका दायरा वसी करना, ठीक। तो ये एक्सटेंडिंग और डेवलपिंग न्यू मेथड, बिल्कुल नया मेथड जो है, जो पहले से वजूद ही नहीं रखता, बिल्कुल न्यू मेथड जो है क्या करना, डिजाइन करना। एक एग्जांपल सुन ले ताकि आप लोगों को इस चीज की समझ आ जाए। देखो, प्रीवियस टाइम में निकल प्लस टू को एस्टिमेट किया जाता था डामीथाइल ग्लाइकोजोम ऐड करके, डीएमजी, ये सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल में है। डीएमजी उसमें ऐड करते हैं, प्रेसिपिटेट देता है, और उससे हम निकल की एस्टिमेशन लगाते हैं कि निकल इसमें मौजूद भी है कि नहीं है, और कितना मौजूद है उसको, उस सोल्यूशन में कितना मौजूद है। तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों टेस्ट हो जाते हैं इसमें, ठीक। प्रेसिपिटेट बन जाता है, उसका मास डिटरमिन करते हैं, उधर से निकल कैलकुलेट करते हैं। लेकिन वो एक तो एक्यूरेट नहीं होता, और दूसरा ये क्लासिकल मेथड है, क्लासिकल मेथड है। तो ये एक मेथड ऑलरेडी मौजूद था, प्रीवियस मेथड था, न्यू मेथड नहीं था। मॉडर्न मेथड क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्यूरेट अमाउंट ऑफ निकल हमें बताता है कि इतने अमाउंट की निकल मौजूद है कि नहीं है, ये भी बताता है, और फिर उसके एक्यूरेट अमाउंट भी बताता है। तो देखो, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी न्यू मेथड आ गया, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, एएएस जो हम पढ़ेंगे, ठीक। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन नई नई टेक्निक है, ये एक न्यू टेक्निक है जो डेवलप हो गया है। तो न्यू टेक्निक को डेवलप करना भी एनालिटिकल केमिस्ट का काम है, ठीक। अब बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर करता हूँ, उसमें आप लोग जो है उसको देख सकेंगे। मैं वीडियो थोड़ा ऑफ करता हूँ। अच्छा, एनालिटिकल केमिस्ट्री, हाँ, ये इसमें से बहुत सारी चीज़ें हो गई। एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ब्रांच है जो कि हमें क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव और स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो है डिस्कस करते हैं। उसमें मैं पॉइंटर भी सेलेक्ट कर दो, पॉइंटर 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 को क्या हो गया, अच्छा चलो सेलेक्ट हो गया। हाँ, लेकिन अब ये आप लोग देख ले, बट
this definition is not enough to fully describe what a analytical chemistry. Analytical chemistry की full description वाली definition ये है, the science of inventing and applying the concepts, principles and strategies for measuring the characteristic of chemical system. Further आप लोग सुन ले, analytical chemistry is the study of, आप लोग देख ले आप, qualitative analysis means what is in the sample. Quantitative analysis means how much. Structural analysis means geometry and shape. एंड नंबर फोर्थ देखो, ये जो तीन पॉइंट्स थे, ये वाले, ये शुरू की 3 पॉइंट, ये इनफ नहीं है क्योंकि ये बाकी केमिस्ट्री में भी मौजूद है। तो अदर पॉइंट जो है, जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री को बाकी केमिस्ट्री से क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है, वो ये पॉइंट है। वो इम्प्रूविंग एस्टेब्लिश मेथड, एक ऑलरेडी मेथड मौजूद है उसको इम्प्रूव करना। एक्सटेंडिंग एग्जिस्टेंस मेथड टू न्यू टाइप्स ऑफ सैंपल, एक मेथड ऑलरेडी मौजूद है उसको और सैंपल पे अप्लाई करना। डेवलपिंग न्यू मेथड, बिल्कुल स्टार्ट से न्यू मेथड जो है डेवलप करना, ये एनालिटिकल केमिस्ट का काम है, ये लास्ट जो है। ठीक है, मैं एक और पॉइंटर सेलेक्ट करता हूँ ताकि हम इसको हाईलाइट कर सकें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये तो बड़े क्लासिकल पॉइंट्स है, ये तो बिल्कुल है ही है, ठीक, लेकिन ये बाकी केमिस्ट्री के साथ जो है क्या है, वो कॉमन है, और ये इसके ऐसे पॉइंट है जो बाकी केमिस्ट्री में इसके साथ कॉमन नहीं है। तो वो निकल का एग्जांपल यही है, निकल +2 को प्रीवियसली DMG के साथ, डायमीथाइल ग्लाइकोजोम के साथ, इसके साथ जो इसकी एस्टिमेशन की जाती थी कि कितना निकल मौजूद है सोल्यूशन में, आजकल एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आई है, इससे हम ये करवाते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को हम फुल्ली क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है जो क्वांटिटेटिव है और कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है जो क्या है, क्वालिटेटिव है। तो पहले क्वालिटेटिव टेक्निक देख लें। क्वालिटेटिव, डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड, आयंस, फंक्शनल ग्रुप और बॉन्ड्स, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो साल्ट एनालिसिस किस में आता है, साल्ट एनालिसिस, साल्ट एनालाइज करना। साल्ट क्या है, केटायन और एनायन का कॉम्बिनेशन है, तो केटायन और एनायन फाइंड आउट करना क्वालिटेटिव एनालिसिस है। फ्लेम टेस्ट में ही साल्ट को एनालाइज करते हैं। फ्लेम टेस्टो केटाइंस के लिए यूज होता है और सर्टन केटाइंस, स्पेशली अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए यूज होता है, और कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट है। कंबस्टन एनालिसिस, कंबस्टन रिमेंबर दोनों है, कंबस्टन क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस पे हम मेनली फंक्शनल ग्रुप फाइंड आउट करते हैं। देखो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट हो, ये भी क्वालिटेटिव में आता है। एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करते हैं। फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट हो, अगेन एल्डिहाइड और कीटोन को, ये एल्डिहाइड पॉजिटिव देता है और कीटोन ये टेस्ट नहीं देते। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेकिन अगेन यूवी विजिबल, कंबस्टन एनालिसिस और यूवी विजिबल, रिमेंबर ये क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। अच्छा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कौन कौन से है, क्वांटिटेटिव में हमें वेट, कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट, आयंस या कंपाउंड का पता चलता है। इसमें हम क्या डिटरमिन करते हैं, वेट और कंसंट्रेशन। इसकी क्या एग्जांपल्स है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविटी, प्रेसिपिटेट आ जाता है उसको फिल्टर करते हैं, उसका मास डिटरमिन करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कंसंट्रेशन के लिए यूज होता है, M1V1/N1 = M2V2/N2। अननोन कंसंट्रेशन के लिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करवाते हैं, अननोन कंसंट्रेशन के लिए। तो कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना, क्वांटिटी फाइंड आउट करना है, ये भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया। कंबस्टन एनालिसिस, कंबस्टन एनालिसिस में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस साइड पे भी मौजूद है, इस साइड पे भी मौजूद है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, रिमेंबर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन ओनली एंड ओनली क्या है, क्वांटिटेटिव है। एंड में पता चलेगा, बाकी लेक्चर में पता चलेगा कि कैसे ये सिर्फ क्वांटिटेटिव है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल, रिमेंबर ये क्वांटिटेटिव है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्वांटिटेटिव है, ठीक। तो ये क्वांटिटेटिव का कुछ लिस्ट है, ये क्वालिटेटिव का है। इसमें से कुछ जो है कंबाइंड टेक्निक है जो कि दोनों के लिए यूज होते हैं। अच्छा, एनालिटिकल केमिस्ट्री में जैसे हमने
बात की कि हम इसमें क्या डिटरमिन करते हैं, हम इसमें कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड करते हैं। तो कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं, कंपाउंड की क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए उस उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। हमारे पास 3 तरह के फार्मूले हैं। फार्मूले कितने हैं केमिस्ट्री में? थ्री टाइप्स ऑफ फार्मूले हैं। कौन कौन से? एक है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला आता कहाँ से है? कंबस्शन एनालिसिस से। देखो हमारा फोकस क्या है? कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो हम कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो कंपाउंड का या तो एम्पेरिकल फार्मूला होता है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है, कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला भी होता है। 3 तरह के फार्मूले हैं। अब ये जो एम्पेरिकल फार्मूला है, ये जो फर्स्ट वन है एम्पेरिकल फार्मूला, ये किस टेक्निक से आता है? तो ये कंबस्शन एनालिसिस से आता है। ये जो दूसरा फार्मूला है, कौन सा? जिसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं या मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। केमिकल और मॉलिक्यूलर, ये क्लासिकल मेथड में किस चीज से आता है? क्लासिकल मेथड में ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आता है, क्लासिकल, या वेपर डेंसिटी मेथड से आता है। और मॉडर्न मेथड में, मतलब मेरे कहने का ये है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास आता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो किन किन टेक्निक से आता है? तो हमारे पास एनालिसिस 2 तरह के हैं। एक एनालिसिस है क्लासिकल और एक है मॉडर्न। क्लासिकल एनालिसिस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास को डिटरमिन करने के लिए यूज होता है। वेपर डेंसिटी मेथड एटॉमिक मासेस और मोलर मासेस के लिए यूज होता है। तो ये क्लासिकल मेथड से। मॉडर्न मेथड क्या है? मॉडर्न मेथड, मॉडर्न मेथड मेथड के थ्रू, मॉडर्न मेथड में हम मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 एनालिसिस के कॉम्बिनेशन से जो है क्या करते हैं, 2 एनालिसिस की कॉम्बिनेशन से निकालते हैं। कौन कौन से? कंबस्टन एनालिसिस, ये स्पेलिंग गलत लिख चुका हूं मैं, कंबस्टन है ये, ठीक, बल्कि ठीक है, हाँ, कंबस्टन एनालिसिस एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। कंबस्टन और मास स्पेक्ट्रोमेट्री को मिला के, कंबस्टन और मास स्पेक्ट्रोमेट्री को मिला के हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। कैसे आता है? तो इसके आप लोग फुल डिटेल अब सुनेंगे, ठीक है। और थर्ड वन क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला भी क्लासिकल मेथड से और मॉडर्न दोनों मेथड से हम करते हैं। देखो हमारा मेन फोकस क्या है? टाइटल आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो हमारे पास 3 तरह के फार्मूले हैं, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला कंबस्टन एनालिसिस से आता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्लासिकल में अलग से, मॉडर्न मेथड में अलग मेथड से आता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला भी इसी तरह है कि क्लासिकल मेथड में फिजिकल और केमिकल मेथड से आता है, फिजिकल और केमिकल टेस्ट से आता है, और मॉडर्न मेथड में स्पेक्ट्रोस्कोपी से आता है। स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करते हैं आजकल? स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू। कौन कौन से? IR, UV, NMR एटसेट्रा। इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। किसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, एक स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। तो हमारे पास 3 तरह के फार्मूले थे जो हमने इस स्लाइड में पढ़ लिए, ठीक। अब मेथड्स 2 तरह के हैं। कितने तरह के मेथड है? 2। एनालिसिस, मेथड ऑफ केमिकल एनालिसिस 2 तरह के हैं। एक है क्लासिकल मेथड और एक है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, जिसको हम मॉडर्न मेथड कहते हैं। क्लासिकल मेथड, हमारे पास क्लासिकल मेथड में हम ग्लासवेयर वगैरह यूज करते हैं, लेबोरेटरी के ग्लासवेयर वगैरह यूज करते हैं। कंबस्टन एनालिसिस भी क्लासिकल में आता है। कंबस्टन एनालिसिस फिजिकल प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के थ्रू किसी कंपाउंड को पहचानना, बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू किसी कंपाउंड को पहचानना, स्मेल के थ्रू किसी कंपाउंड को पहचानना, किसी हद तक, ठीक। एग्जैक्टली डिटरमिन कर सकते कि नहीं कर सकते, आगे लेक्चर में फुल डिस्क्रिप्शन आप लोगों को मिलेगी इसकी। अच्छा, मॉडर्न जो हमारे पास क्लासिकल मेथड है, क्लासिकल मेथड इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज
और फिजिकल दोनों को हम देखते हैं क्लासिकल मेथड में। फंक्शनल ग्रुप फाइंड आउट करना क्लासिकल मेथड है। क्या मतलब? टॉलन्स रिएजेंट टेस्ट क्लासिकल मेथड है। बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट क्लासिकल मेथड है। साल्ट एनालिसिस क्लासिकल मेथड है, साल्ट एनालिसिस। फ्लेम टेस्ट क्लासिकल मेथड है। ठीक, ये सारे हमारे पास क्या है? क्लासिकल मेथड। तो हमारे पास कंपाउंड के स्ट्रक्चर तक पहुंचने, कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने तक, कंपाउंड के स्ट्रक्चर तक पहुंचने तक दो मेथड है हमारे पास। एक है क्लासिकल और दूसरा क्या है? मॉडर्न। क्लासिकल में क्या क्या आता है? क्लासिकल में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, स्मेल, ऑर्डर, टेस्ट। टेस्ट तो बहुत कम करते हैं क्योंकि केमिकल डेंजरस होते हैं। साल्ट एनालिसिस है, फंक्शनल ग्रुप है, डिटेक्शन एस्टिमेशन, ये सारे किस में आते हैं? ये क्लासिकल में आते हैं। अब क्लासिकल में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि क्या है? कंबस्चन एनालिसिस है। कंबस्चन एनालिसिस, इसको आप लोग सुन ले। अब कंबस्चन एनालिसिस, कंबस्चन एनालिसिस मेनली किस लिए यूज होता है? इधर मैं लिख चुका हूँ। कंबस्चन एनालिसिस एम्पिरिकल फार्मूला। देखो, हम कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूले तक जो है खुद को पहुंचाएंगे। हमने पहुंचना है, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है मॉलिक्यूलर फार्मूला। कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना, कंपाउंड को क्या करना? आइडेंटिफाई करना, ये हमारा टारगेट है। कंपाउंड को क्या करना? आइडेंटिफाई करना, हमारा मेन टारगेट यही है। अच्छा, मैं स्क्रीन को थोड़ा स्टॉप करता हूं। हाँ, मेन फोकस हमारा क्या है? मेन फोकस हमारा ये है कि हम कंपाउंड को क्या करें? आइडेंटिफाई कर ले। कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें उसके एम्पिरिकल फार्मूले का पता होना चाहिए। कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला कंबस्चन एनालिसिस से आता है। तो सबसे पहले हमें कंबस्चन एनालिसिस को समझना होगा। एम्पिरिकल के बाद हम जाएंगे मॉलिक्यूलर फार्मूले तक। मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए हमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या वेपर डेंसिटी मेथड, इससे हमें उसके मास का पता होना चाहिए। सबसे पहले हम देखो कंपाउंड की क्या करने जा रहे हैं? कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन करने जा रहे हैं। कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। तो कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है, हमने सबसे पहले क्या करना होगा? हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। एम्पिरिकल फार्मूले के लिए हमने कंबस्चन एनालिसिस करवाना होगा। उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है, और मॉलिक्यूलर फार्मूले के बाद हमने क्या करना है? स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। ठीक, तो जब हम स्ट्रक्चर तक पहुंचेंगे हमें कंफर्म पता चलेगा कि ये कंपाउंड इस फैमिली से बिलोंग करता है, ये इसका स्ट्रक्चर है, और ये कंपाउंड है। अब ठीक है, ये जो फार्मूला हमने लिखा है इसी कंपाउंड का है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बहुत सारे आइसोमर्स होते हैं, बहुत सारे आइसोमर्स होते हैं। तो सिर्फ फार्मूले तक पहुंचना ये पूरी बात नहीं होती, सिर्फ फार्मूले तक पहुंचना है, क्योंकि वो फार्मूला किसी भी कंपाउंड का हो सकता है। 5-10 कंपाउंड का, 15 कंपाउंड का, 20 कंपाउंड का एक ही फार्मूला हो सकता है, उससे ज्यादा कंपाउंड का एक ही फार्मूला हो सकता है। तो हमारे पास फार्मूला एक होगा, वो बहुत सारे पॉसिबल प्रोडक्ट का हो सकता है, बहुत सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर का हो सकता है। उस तक हमने पहुंचना है स्टेप वाइज, कुछ आज और कुछ कल। ठीक, तो स्टार्ट लेते हैं किस चीज से? कंबस्चन एनालिसिस से। अच्छा, तो इधर थे हम, कंबस्चन एनालिसिस। कंबस्चन एनालिसिस में हम क्या करते हैं? लिसन वेरी केयरफुली। कंबस्चन एनालिसिस में आप लोगों को ये चेम्बर्स नज़र आ रहे होंगे, दो दो डायग्राम मैंने सेलेक्ट किए। एक बहुत एक्यूरेट है और एक थोड़ा रफ सा है। हमारे एफएससी की बुक में ये वाला मौजूद है, ये जिसको मैंने सर्कल किया, लेकिन ये दूसरा भी आप लोग देख लें। ठीक, इसमें पेवर ऑक्सीजन भी सप्लाई किया है उन्होंने, ये वाला आप लोग देख लें। अच्छा, ये
प्लाटिनम का बोट कहलाता है ये, और ये प्लाटिनम का बोट। इसमें क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड भी साथ लेते हैं, ऑक्सीडेंट है। इधर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इस प्लाटिनम के बोट में। इधर हीट सोर्स होता है, फर्नेस, स्ट्रांगली हीट करते हैं ऑलमोस्ट 850 डिग्री सी तक, 850 डिग्री सी तक इसको हीट करते हैं। इधर से प्योर ऑक्सीजन गैस आती है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, इधर से ऑक्सीजन की गैस आती है, जाहिर बात है कंबस्टन है। हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस ये है कि इस सैंपल को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कंप्लीटली कन्वर्ट कर दें कार्बन डाइऑक्साइड और किस चीज में, वाटर में। तो ये ऑक्सीजन जब इस साइड से आ रही होगी प्रेशर पे, तो एक तो कंबस्टन का प्रोसेस भी करेगा, और दूसरा ये जो कंबस्टन के रिजल्ट में वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है उसको भी साथ फ्लैश करेगा, इस साइड पे लेके जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इधर हम एक एब्जॉर्बर लेते हैं जो कि किस चीज को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को। वाटर एब्जॉर्बर एक लेते हैं, और वो होता है मैग्नीशियम क्लोरेट, मैग्नीशियम पर क्लोरेट। इधर भी हमारे पास वो मौजूद होता है MgClO4 होल ट्वाइस, MgClO4 होल ट्वाइस। इसको ब्रैकेट में बंद कर दे। अब स्टार्ट लिया है तो अब इसको फिनिश भी करना होगा, मतलब फार्मूला इतना लेंथी है। MgClO4 होल ट्वाइस, ये इसमें पड़ा होता है, इसको वाटर एब्जॉर्बर कहते हैं। रिमेंबर, वाटर एब्जॉर्बर पहले लगाना होगा, वाटर एब्जॉर्बर पहले लगाना है। इसमें वाटर एब्जॉर्बर और इसमें KOH पड़ा होता है। इसमें क्या पड़ा होता है, KOH, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर, या NaOH भी ले सकते हैं, लेकिन KOH मोर बेसिक है एज कंपेयर टू हुमो NaOH, और कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, तो ये KOH ज्यादा बेहतर है, ताकि हम KOH ले लें। और इस KOH को रिमेंबर पहले नहीं रखना है, पहले MgClO4 होल ट्वाइस को रखना है। क्यों? क्योंकि KOH वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए KOH को पहले नहीं रखते, क्योंकि KOH फिर दोनों को एब्जॉर्ब करेगा। तो सबसे पहले वाटर एब्जॉर्बर रखना होगा। किसी एक डायग्राम पे फोकस कर ले, सबसे पहले वाटर एब्जॉर्बर, और उसके बाद क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। इधर जितने मास में इंक्रीज आएगा वो वाटर की वजह से आया होगा, तो जितना इंक्रीज मास में आता है वो H2O की वजह से होगा। इधर जितना इंक्रीज मास में आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का मास होगा। किस चीज का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। इधर ही से हमारे जो है कैलकुलेशन स्टार्ट होते हैं, इधर से हमारे कैलकुलेशन स्टार्ट होते हैं। मैंने वीडियो स्टॉप की है कि नहीं की है? हाँ, वीडियो स्टॉप है। अच्छा, इधर से हमारी कैलकुलेशन क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन, हमारा फोकस है कंबस्टन एनालिसिस। कंबस्टन एनालिसिस में हमारा मेन फोकस किस चीज पे, एम्पिरिकल फार्मूले पे है। तो एम्पिरिकल फार्मूले के लिए हमें एलिमेंट का परसेंटेज नोन होना चाहिए। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे फाइंड आउट करेंगे, और फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एब्जॉर्ब्ड हियर। इधर जो कार्बन डाइऑक्साइड का मास एब्जॉर्ब हुआ है, या इधर जो कार्बन डाइऑक्साइड का मास एब्जॉर्ब हुआ है, वो ऊपर लिखना है, इधर वो इधर लिखना है, डिवाइड बाय मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन इन द प्लैटिनम बोट। ये प्लैटिनम से बना होता है क्योंकि प्लैटिनम इनर्ट है। तो प्लैटिनम के बोट में जितना हमने कार्बन डाइऑक्साइड, जितना हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया वो नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय व्हाट हो 44। क्यों 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 12 है, और कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल मास कितना है, 44 है। मल्टीप्लाई बाय व्हाट हो 100। इधर से हमारे पास परसेंटेज ऑफ क्या आएगा, कार्बन। एग्जांपल मौजूद है, समझ आ जाएगी आप लोगों को। और मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। वाटर इधर से सेलेक्ट करना है, इधर जितना इंक्रीज आया होता है वो इधर लिखना होता है, मल्टीप्लाई बाय व्हाट हो 100।
डिवाइड बाय 18। 2 क्यों ऊपर लिखते हैं? क्योंकि H2O में हाइड्रोजन का मास 2 है और पूरे H2O का मास कितना है? 18 है। पूरे H2O का मास 18 है, तो वो नीचे लिखते हैं। ऑक्सीजन का कैसे फाइंड आउट करते हैं? टोटल परसेंटेज 100 के बराबर होता है। 100 में से कार्बन और हाइड्रोजन को माइनस कर दे तो ऑक्सीजन का निकल आ जाएगा। अच्छा, एग्जाम्पल स्टार्ट कर लेते हैं। एस्प्रीन की एनालिसिस करवाई गई। एस्प्रीन, अब हम एस्प्रीन का एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमिन करेंगे। कितने ग्राम लिया गया? 0.003 ग्राम। कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ? 0.0066 ग्राम। कहां से पता चला? एब्जॉर्बर से। वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ? 0.001 ग्राम। ठीक, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। किस पर्पस के लिए? एम्पिरिकल फार्मूला के लिए। एम्पिरिकल फार्मूले की कैलकुलेशन स्टेप वाइज सुन ले। स्टेप नंबर फर्स्ट, क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। हमें पहले एलिमेंट के परसेंटेज का पता होना चाहिए। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, ऊपर क्या लिखेंगे? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कार्बन, ये ऊपर लिखेंगे। देखो, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नीचे लिखेंगे। नीचे लिखा, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। 12/44 मल्टीप्लाई बाय 100, जहां से 60% आंसर आता है। इसी तरह हाइड्रोजन का भी परसेंटेज आएगा। ये 60% साथ नोट करना होगा। ठीक, 60% मास आया, परसेंटेज आया। हाइड्रोजन का 4.4 है, दोनों का सम 100 से कम है। इसका मतलब ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ ऑटो हाइड्रोजन। हमारे पास ऑक्सीजन कितने आता है? 35%। ये स्टेप नंबर फर्स्ट था। एम्पिरिकल फार्मूले का फर्स्ट स्टेप क्या है? परसेंटेज फाइंड आउट करना, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। अब इन परसेंटेज को, हर एक के परसेंटेज को एटॉमिक मास पे क्या करना है? डिवाइड करना है। स्टेप नंबर सेकंड यही है, ताकि हमें किस चीज का पता चले? मोल्स का। परसेंटेज तो असल में मास होता है, ये परसेंटेज असल में मासेस है। और मास को जब आप एटॉमिक मास पे डिवाइड करते हैं, मास को एटॉमिक मास पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। अच्छा, स्टेप नंबर सेकंड क्या है? कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट। डिवाइड परसेंटेज ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ईच एलिमेंट। डिवाइड परसेंटेज बाय एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट। तो देखो 60% कार्बन था, तो 12.001 पे डिवाइड कर ले। 12.01 पे 4.99 आता है मोल्स। हाइड्रोजन की कितने मोल्स है? 4.48 को 1.01 पे, ये हाइड्रोजन के मोल्स है, ये ऑक्सीजन के मोल्स है। अब ये मोल्स हम इनके सिंबल्स के नीचे तो नहीं लगा सकते, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूले की डिफिनीशन ये है कि सिंपल होल नंबर होनी चाहिए। ये तो फ्रैक्शंस में है। तो हमने क्या करना है? स्टेप नंबर थर्ड में, इसमें से जो सबसे कम मोल्स है, जो कि ऑक्सीजन के है, सबसे कम मोल किसके है? ऑक्सीजन के। इसी स्मॉलेस्ट मोल पे सबको डिवाइड करना है। तो स्टेप नंबर थर्ड में स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल पे तमाम मोल्स को डिवाइड करना है। तो कार्बन 4.49 2.12 पे डिवाइड कर ले तो 2.25 आंसर आता है। हाइड्रोजन का 2 आंसर आता है। ऑक्सीजन का श्योर 1 आंसर आएगा, क्योंकि एनीथिंग डिवाइड बाय इटसेल्फ इज इक्वल टू 1, तो मिनिमम का तो 1 आंसर आएगा। अच्छा, अब फर्दर देख ले कि ये होल नंबर है कि नहीं। ये होल नंबर नहीं है। अब हमने होल नंबर में कन्वर्ट करना है, और वो भी सिंपलेस्ट होल नंबर। सिंपलेस्ट होल नंबर, तो हमने इनको सुटेबल नंबर से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ the moles with suitable number so that to convert them into whole numbers. इनको whole number में convert करना है। तो जब हम 2.25 को 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो इधर से क्या आंसर आता है? 9। इसी तरह जब h को मल्टीप्लाई कर ले, 2 को 4 से तो 8, 1 को 4 से तो 4। ये एम्पिरिकल फार्मूला बना किसका? ये एम्पिरिकल फार्मूला एस्प्रीन का बना। दूसरा एग्जांपल ले ले। अच्छा, दूसरे एग्जांपल से पहले सुन ले मॉलिक्यूलर फार्मूला आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं? n मल्टीप्लाई बाय व्हाट? एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये n क्या चीज है? n हमारे पास मोलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास का, मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास का रेशो है। असल में मॉलिक्यूलर मास
और एम्पिरिकल फार्मूला मास का रेशो है। ठीक, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास अब कहाँ से आएगा? मॉलिक्यूलर मास अब आएगा कहाँ से? एम्पिरिकल फार्मूला मास तो एम्पिरिकल फार्मूले से आएगा, लेकिन मॉलिक्यूलर मास कहाँ से आएगा? तो मॉलिक्यूलर मास क्लासिकल मेथड में कहाँ से आता है? मैं बता चुका ऑलरेडी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड वेपर डेंसिटी मेथड। और मॉडर्न मेथड में कहाँ से आता है? मास स्पेक्ट्रोमेट्री से आता है। हमें क्या चाहिए? वो हमें चाहिए मॉलिक्यूलर मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास तो एम्पिरिकल फार्मूले से आएगा, लेकिन इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या है? तो ये क्लासिकल मेथड से भी आता है और मॉडर्न मेथड से भी आता है। मॉडर्न मेथड स्पेक्ट्रोस्कोपी है और क्लासिकल मेथड क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वेपर डेंसिटी मेथड एटसेट्रा। दूसरा एग्जांपल सुन ले, जिसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। एक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? 180 है, 180। परसेंटेज ऑफ कार्बन भी गिवन है, देखो 39.97। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी गिवन है, तो एक स्टेप कम से कम गिवन है परसेंटेज वाला। अब हमने क्या काम करना है? हमने परसेंटेज को एटॉमिक मासेस पे क्या करना है? डिवाइड करना है। देखो इसमें ऑक्सीजन गिवन नहीं होगा, ऑक्सीजन गिवन नहीं है। ऑक्सीजन आप लोग इस फार्मूले से करेंगे, 100 माइनस 39 प्लस 6.67, तो 53% आता है। अब सबको अपने अपने एटॉमिक मास पे क्या कर ले? डिवाइड कर ले। 39.97 12 पे डिवाइड कर ले, तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, 3.3, 6.6, 3.3। ठीक, अब लोएस्ट क्या है? कार्बन। सबको कार्बन की मोल पे डिवाइड कर ले, तो कार्बन खुद 1 बनेगा, हाइड्रोजन 2 बना, ऑक्सीजन भी ऑलमोस्ट 1 बना। अब ये CH2O बना। ये एम्पेरिकल फार्मूला हुआ। ये क्या हुआ? एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूले तक हमने पहुंचना है ना। हमारा टाइटल अब क्या है? देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए एम्पेरिकल फार्मूला तो चाहिए, तो हम पहले एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n। तो एम्पेरिकल फार्मूला तो हमारे पास आ गया तो सेकंड एग्जांपल में CH2O। अब इस एम्पेरिकल फार्मूले में जितने एटम है उसके मासेस को सम कर दें, तो एम्पेरिकल फार्मूला मास आ जाएगा। एम्पेरिकल फार्मूला मास ऑफ दिस कंपाउंड इज 30। इधर से 30 आंसर आता है। एक कार्बन है 12, 2 हाइड्रोजन है 2 और एक ऑक्सीजन है 16, तो 30 आंसर आया। तो ये जो मास है ये कौन सा है? एम्पेरिकल फार्मूला मास है। और मॉलिक्यूलर मास तो गिवन है वैसे भी 180। तो हम क्या काम करेंगे? हम n को 180 को किस पे डिवाइड करेंगे? 30 पे डिवाइड करेंगे। हमारे पास क्या आंसर आता है? 6 आंसर है 6। अब हमने इसी 6 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? एम्पेरिकल फार्मूले के साथ। 6 मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला, सो दिस इज नाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला। 2 स्टेप्स हो गए। स्ट्रक्चर डिटरमिन करना है, आइडेंटिफिकेशन करनी है। हम पहुंच गए कहां तक? और से सुनिए, हम पहुंच गए C6H12O6 तक। ठीक, C6H12O6 तक हम पहुंच गए हैं। ये इस कंपाउंड का जो सेकंड एग्जांपल है, इस सेकंड एग्जांपल का ये क्या है? ये सेकंड एग्जांपल का मॉलिक्यूलर फार्मूले तक हम पहुंच गए हैं। अब ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला था C6H12O6, ये क्या हो सकता है? तो स्टूडेंट के जहन में क्या आता है कि ये ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि C6H12O6 उन्होंने ग्लूकोज ही को जहन में रखा होता है। ये कोई भी हेक्सोज हो सकता है, एनी हेक्सोज हो सकता है। तो C6H12O6 कोई भी हेक्सोज 6 कार्बन वाला, ठीक, 6 कार्बन वाला यूनिट हो सकता है, शुगर यूनिट हो सकता है। तो ये एक कंपाउंड सिर्फ पॉसिबल नहीं है। तो इस C6H12O6 का क्या स्ट्रक्चर होगा? मतलब आया ये वाकई ग्लूकोज है कि नहीं? ये फ्रक्टोज भी हो सकता है कि नहीं? ये माल्टोज भी हो सकता है। ठीक, तो ये अब ये होगा क्या?
तो इसके लिए हमने स्ट्रक्चरल एनालिसिस पे जाना है। किस चीज़ पे जाना है? स्ट्रक्चरल एनालिसिस पे। तो वो हम कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।